नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नाइट लैंडिंग और दूसरे बड़े महानगरों से कनेक्टिविटी के लिए बिलासा एयरपोर्ट रनवे का विस्तार जरूरी हो गया है, मगर 3 महीने हो गए केंद्र सरकार ने इसके लिए कार्य मंजूर नहीं किया है। इससे हवाई जन सुविधा संघर्ष समिति के सदस्य नाराज हैं। चकरभाटा में बिलासा एयरपोर्ट का रनवे इस समय 1500 मीटर लंबा है। नाइट लैंडिंग के लिए इसका विस्तार कर 1800 मीटर करना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। इधर हवाई जन सुविधा संघर्ष समिति के सदस्य 3 साल हो गए धरने पर बैठे हैं। बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग और दूसरे बड़े महानगरों से उड़ान की सुविधा देने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है रनवे विस्तार करने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हीला हवाला कर रहा है। 300 मीटर जमीन केंद्र सरकार को देना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने फिलहाल मौजूदा रनवे का विस्तार कर बाद में जमीन मिलने पर मापदंड पूरा कर 4C लाइसेंस देने कहा है। 300 मीटर जमीन जब तक नहीं मिलेगा तब तक के काम शुरू नहीं कर रहे हैं और राज्य शासन ने यह अनुमति मांगी है कि 1500 मीटर जो आज वर्तमान में हवाई सुविधा रनवे पट्टी है उसमें काम शुरू किया जाए और जब 300 मीटर ज़मीन सेना से मिल जाएगा उसके बाद उसमें काम शुरू किया जाएगा नाइट लैंडिंग का। तो इस टेंडर को 2 भाग में करने की अनुमति के लिए जो दस्तावेज गया है, जो प्रस्ताव गया है, उसमें 1 महीने से ऊपर हो गया। उस प्रस्ताव को देखने का भी उनके पास समय नहीं है केंद्र सरकार के पास। हम सब लोग का मांग ये है कि जितना अभी वर्तमान में काम हो सकता है उसमें काम शुरू किया जाए। रनवे विस्तार 2 भाग करने की शासन और समिति की मांग पर ध्यान नहीं देने से शहरवासियों में गहरी नाराजगी है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने इसके लिए दिल्ली में दबाव बनाने का मन बनाया है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। रेलवे स्टेशन में निर्माणाधीन फुट ओवरब्रिज का काम ब्लॉक नहीं मिलने के कारण अटका हुआ है। केवल एक हिस्से में गर्डर चढ़ाने का काम बचा हुआ है। निर्माण कार्य खत्म होने के बाद स्टेशन के दोनों तरफ ब्रिज जुड़ जाएगा, जिससे रेल पटरी पार करके आने जाने वालों की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गजरा चौक से साईं मंदिर पार्सल ऑफिस तक निर्माणाधीन यह ब्रिज यात्रियों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए है। यह ब्रिज स्टेशन के दोनों तरफ के हिस्से को जोड़ेगा, जिससे पैदल चलने वाले आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। यह महत्वपूर्ण सुविधा है और जब इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था लोगों में उत्साह था और यही सोच रहे थे अब अंडरब्रिज या चुचुइया पारा ओवरब्रिज से घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2, 3 के ऊपर हिस्से में गर्डर चढ़ाना बाकी है, पर यह काम बिना ब्लॉक के कतई संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक को लेकर दिक्कत है। दरअसल माल लदान के कारण ऑपरेटिंग विभाग इंजीनियरिंग विभाग को ब्लॉक नहीं दे रहा है। इंजीनियरिंग विभाग की तैयारी पूरी है। जिस दिन ब्लॉक मिल जाएगा उस दिन 3 से 4 घंटे का ब्लॉक लेकर गर्डर लॉन्च कर दिया जाएगा, पर अब तक इसे लेकर कोई तैयारी नहीं है। अधूरे ब्रिज की वजह से रेलवे स्टेशन की सुंदरता भी प्रभावित हो रही है। अचानक देखने से अधूरा ब्रिज ऐसा लगता है मानो हाल ही में यह टूटकर गिर गया है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। सिम्स में विभिन्न डिपार्टमेंट मिलाकर पीजी की 36 सीटें हो चुकी हैं। एमसीआई ने फिर पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि नई पीजी सीट के लिए जल्द ही सिम्स का निरीक्षण किया जाएगा। वर्तमान में सिम्स प्रबंधन ने मेडिसिन के साथ स्किन और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के लिए पीजी सीट की मांग रखी है। बीते दिनों एमसीआई ने यहां का निरीक्षण कर स्किन की एक पीजी सीट सिम्स को प्रदान कर दी है। वहीं फिर से इसके लिए और सीट की मांग हुई है। वर्तमान में ऑर्थोपेडिक में पीजी की 3 सीटें हैं, जिसे सिम्स प्रबंधन बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा मेडिसिन की एक भी पीजी सीट सिम्स के पास नहीं है। ऐसे में तीनों डिपार्टमेंट के लिए पीजी सीट मांगी गई है। साथ ही एमसीआई को बताया गया है कि इन दिनों डिपार्टमेंट में पीजी सीट के संचालन के लिए तमाम संसाधन मौजूद हैं, जहां की उपचार पद्धति भी पूरी तरह से उन्नत है।
रतनपुर से करीब 7-8 किलोमीटर दूर कलमिटार के पास चचई डैम में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। डूबे 3 युवकों में से एक युवक को बचा लिया गया। युवकों का पोस्टमार्टम रतनपुर में किए जाने के बाद उस शव को परिजनों को सौंप दिया गया। घटना शनिवार को दोपहर बाद की है। नारियल कोठी दयालबंद के 5 युवक अंकित पनिकर, नवीन पनिकर, आकाश कश्यप, राज कश्यप, प्रेम कश्यप मिलकर सुबह जन्मदिन मनाने चचई डैम गए थे, जिनमें अंकित पनिकर और आकाश कश्यप की डूबने से मौत हो गई। मृतक युवकों की उम्र लगभग 18 साल की है। इस घटना से नारियल कोठी क्षेत्र में माहौल गमगीन हो गया है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। 3 बच्चे हैं, यहाँ पर किसी बर्थडे पार्टी में आए थे। तीनों नाबालिग लग रहे हैं। उनमें से 2 की हालत ज़्यादा ख़राब होने के कारण उनको अभी अस्पताल में रेफर करवाया गया है और एक जो ठीक ठाक था, जिसे लाने के लिए ही ये दोनों तालाब में कूदे थे बचाने के लिए, जिससे वो डूबे हुए थे। गोताखोरों की मदद से उनको बाहर निकाला गया है। अभी ये क्या करना है। जज्बा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन सिंधी पंचायत भवन में किया गया। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक लगाए गए शिविर में 200 से अधिक यूनिट ब्लड संग्रह किया गया, जो ब्लड बैंक के लिए संजीवनी साबित होगा। जज्बा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी समाज सेवी संस्था है जो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों और अन्य मरीजों के जीवन की रक्षा के लिए समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। इस संस्था से हजारों युवा जुड़े हुए हैं। रविवार को सिंधी कॉलोनी स्थित पूज्य सिंधी समाज भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर रामशरण यादव एवं सभापति शेख नजरुद्दीन शामिल हुए। यहां आए लोगों ने पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद ब्लड ग्रुप चेक कराकर रक्तदान किया। ब्लड डोनेट करने वाले लोगों को संस्था के द्वारा हेलमेट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर महापौर और सभापति ने संस्था को धन्यवाद देते हुए इसे समाज हित में कार्य बताया और जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचने की बात कही। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे और अन्य जांच हो रहा है। पानी का भी जांच कर रहे हैं। पानी में जितने प्रकार के विटामिन होते हैं उसका मशीन यहाँ पर रखा गया है, उसका भी उपकरण का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यह व्यवस्थित तौर पर शिविर का आयोजन किया गया था। डॉक्टरों की कुशल टीम ने ब्लड देने वाले लोगों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। संस्था के संचालक एवं सहयोगियों ने कहा कि रक्तदान महादान है, इसे सबको करना चाहिए। रक्तदान करने पहुंचे युवाओं में खुशी देखी गई। यहाँ लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने समय समय पर ब्लड डोनेट करने का भी संकल्प लिया। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सर्व यादव समाज जिला बिलासपुर का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को संपन्न हुआ। पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभागृह में संपन्न इस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बढ़कर हिस्सा लिया। सर्व यादव समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यादव की अगुवाई में बिलासपुर जिले के नवगठित जिला कार्यकारिणी का गठन होने के बाद सर्व यादव समाज बिलासपुर के द्वारा जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को रखा गया। लाल बहादुर शास्त्री सभागार में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिलासपुर महापौर रामशरण यादव, अति विशिष्ट अतिथि अरुण साव, सांसद बिलासपुर मधुसूदन यादव, पूर्व सांसद राजनांदगांव, पद्मश्री फूलबासन यादव, प्रमुख वक्ता रामकुमार यादव, विधायक चंद्रपुर रहे। कार्यक्रम की शुरुआत कृष्ण भगवान की आरती से हुई, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। यादव समाज द्वारा पहली बार शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज प्रदेश अध्यक्ष रमेश यादव ने बताया कि समाज में एकता लाने और सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने, उनके सुख दुख में साथ देने के लिए इस कार्यकारिणी का गठन किया गया है। दरअसल हाल ही में यादव समाज के एक युवक की जेल में अभिरक्षा के दौरान मौत हो गई थी। यह मुद्दा काफी उठा, लेकिन यादव समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, जिसके बाद अब यादव समाज एकजुट होकर अपने हितों की लड़ाई लड़ेगा। सामाजिक एकता का एक बहुत बड़ा विचार आज जाएगा आने वाले समय में, जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, और खासकर अभी जो चिल्हाटी में जो घटना हुआ छोटे लाल यादव वाला, उससे समाज बहुत ज़्यादा व्यथित है
कि आज छोटा सा छोटा घटना होता है तो शासन प्रशासन उसमें ध्यान देती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इतने दिन होने के बावजूद भी शासन प्रशासन की ओर से कोई मदद या कोई सोच नहीं गई है। इसका आज हम लोग खेद व्यक्त करते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में हम सर्व यादव समाज की ओर से प्रथम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो पदाधिकारी जिला और नगर और महिला प्रकोष्ठ के युवा प्रकोष्ठ के जितने भी नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, इनको एक शपथ पत्र प्रमाण पत्र के साथ यहाँ पर शपथ लेने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे प्रदेश स्तर से लेकर जिला सभी जगह से हमारे प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक प्रमुख कर्णधार लोग आए हुए हैं और आज हम शपथ ग्रहण करने के बाद समस्त पदाधिकारी सब मिल के, महिला पुरुष मिल के हम अपने समाज का सर्वांगीण विकास करना चाह रहे हैं। सर्व यादव समाज के द्वारा जो बैनर तले कार्यक्रम हो रहा है, ये हमेशा छत्तीसगढ़ के अंदर सर्व यादव समाज बैनर तले सर्व यादव मतलब सर्व यादव रहना चाहिए। यादव समाज एक होकर अगर काम करेंगे तो जैसे कि अभी हमारी महिला अध्यक्ष बोली कि यादव समाज एक होगा तो इनको सबको फायदा होगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, और हर क्षेत्र में हम एक रहेंगे तो हमको फायदा होगा। शपथ के बाद यादव समाज के पदाधिकारियों ने अपनी बातों को नेता प्रतिपक्ष, सांसद और महापौर के सामने रखा। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। व्यापार विहार व्यापारी संघ के बुलावे पर शहर विधायक शैलेश पांडे शनिवार शाम व्यापार विहार पहुंचे। अध्यक्ष विनोद मेघानी सहित कोषाध्यक्ष जयप्रकाश मित्तल उन्हें यहां की समस्या से अवगत कराया। व्यापार विहार में ट्रक चालकों से हो रही अवैध वसूली की शिकायत लगातार अध्यक्ष को मिल रही थी। विधायक ने तत्काल थाना प्रभारी तारबहार को मौके में बुलाकर इस बात की जानकारी उन्हें दी और कार्यवाही करने कहा। अवैध वसूली की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। पदाधिकारियों ने बताया कि रात को दुकानें बंद होने के बाद असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है। मामले की गंभीरता को लेते हुए श्री पांडे ने पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए। साथ ही सादी वर्दी में पुलिस की तैनाती समय समय पर सुनिश्चित करने कहा। शहर विधायक को अपने बीच पाकर व्यापारी खुश हुए। सभी ने उनका आत्मीय स्वागत किया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से लोरमी पुलिस ने मवेशियों से भरे एक ट्रक को पकड़ने में सफलता पाई है। पूरा मामला लोरमी थाना क्षेत्र का है। बीती रात मवेशियों से भरा एक ट्रक पंडरिया की ओर जाने की सूचना लोरमी पुलिस को दी गई। गांव सारधा के पास घेराबंदी की गई, जिससे घबराकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। ट्रक में लगभग 25 मवेशी थे, जिन्हें बूचड़खाना ले जाया जा रहा था। सामाजिक कार्यकर्ताओं की सक्रियता से मवेशी से भरे ट्रक को जब्त कर कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया है। शारदा पुलिया के पास में नाकाबंदी की गई, गाड़ी आई, गाड़ी में ड्राइवर को पकड़ने के प्रयास में ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठा के भागने की कोशिश किया। लोग उसे दौड़ाए भी और कंडक्टर पकड़ा गया है, जिसका नाम है जुनैद उर्फ नवाब, पिता असगर खान, 23 साल, निवासी किला मोहल्ला अम्बेटा, जिला सहारनपुर। और पशु क्रूरता अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जानवरों का MLC कराने के पश्चात पशु चिकित्सक से गौशाला में गौठान में जमा किए गए। लोरमी के रास्ते अनवरत पशुधन का तस्करी हो रहा है। इस रास्ते से बूचड़खाना ले जाया जा रहा है। ये विगत कई दिनों से अनवरत चल ही रहा है। हमने कई बार ऐसा प्रयास किया रोकने का, पर कई बार सफल नहीं हुए, पर हमें सफलता मिली। अवैध उत्खनन के शिकायतों की जांच खनिज विभाग कर रहा है। जिले के अलग अलग इलाकों में जनप्रतिनिधियों से लेकर ग्रामीणों ने अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायत की है। साथ ही रेत खदान के ठेकों को लेकर भी तैयारी चल रही है। जिले के अलग अलग ग्राम पंचायतों में इन दिनों खनिज माफिया तालाब, सरकारी जमीन समेत अन्य जगहों को अपना निशाना बनाए हुए हैं। गर्मी के दिनों में तालाब सूख जाते हैं, जिसका फायदा यह माफिया उठा रहे हैं। मिट्टी, मुरुम का अवैध उत्खनन कर माफिया इसका परिवहन भी कर रहे हैं, जिसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से लेकर ग्रामीणों ने विभाग से की है। लगातार आ रही शिकायत को ध्यान में रखते हुए खनिज विभाग के उप संचालक दिनेश मिश्रा ने विभाग की उड़नदस्ता टीम को इन माफियाओं पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
जिसके बाद से विभाग की टीम ग्रामीणों की शिकायत पर ग्राम पंचायतों में पहुंच रही है। जहां अवैध उत्खनन का खेल चल रहा है, विभाग वहां कार्रवाई कर रही है। उप संचालक दिनेश कुमार ने बताया कि इस माह खनिज विभाग अवैध उत्खनन के कई प्रकरण बनाए हैं, वहीं सभी के विरुद्ध जुर्माना राशि भी वसूला जा रहा है। जितने भी वैसे मैक्सिमम अभी आज की डेट में जो शिकायतें प्राप्त हो रही है वो मुरम मिट्टी अवैध उत्खनन की शिकायतें मिलती है, जिसमें विभाग तत्काल संज्ञान में लेते हुए चाहे वो रात हो चाहे किसी भी समय हो वो कार्रवाई कर रहा है। ईंटे भट्टों की भी कुछ शिकायत आ रही थी तो हमने अभी 30-40 ईंटे भट्टों को भी नोटिस दिया है उसमें जो संचालित कर रहे थे। और इसी प्रकार रेत और इन सब चीज़ों में भी जब शिकायत आती है विभाग तुरंत उसमें संज्ञान लेके कार्रवाई कर रहे हैं। बरसात आने वाली है। 15 जून से सभी रेत घाट 15 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इसके लिए विभाग ने कुछ लोगों को भंडारण करने का परमिशन भी दिया है। वहीं रेत खदानों के पुनः ठेका के लिए नियम आने के बाद उसका विधिवत खदानों का ठेका करने की बात कही है। इसमें जो रेत घाट अभी हमने अवैध विस्तार था 9 रेत घाटों का, वो रेत घाट अभी संचालन में है, वो रेत घाट चल रही है और 15 जून तक तभी रेत घाट चलेंगी। इसके बाद कुछ स्टोरेज लाइसेंस सेंक्शन है, उसके मार्फत कुछ दिनों तक रेत की आपूर्ति हो जाएगी उसमें से। और जैसे अभी नया कुछ आता है तो जैसे नए नियम आएंगे तो हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी पूरी रखे हुए तदनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर अवैध उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन खनिज माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि विभाग की कार्रवाई के बाद भी अपना यह काम बंद नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। काफी समय से काम चलने के कारण चाटीडी निवासी परेशान हो गए हैं। मेलापारा से रामायण चौक के बीच सकरी गली में अमृत मिशन का पाइप डाला जा रहा है, जिससे लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। गलियों में विकास कार्य कराना चुनौतीपूर्ण होता है। सकरी गलियों में ये काम लंबा खींच जाए तो नागरिक हलाकान होते हैं। कुछ ऐसी स्थिति इन दिनों चाटीडी में बनी हुई है। यहाँ सकरी गलियों में अमृत मिशन योजना के तहत पाइप बिछाया जा रहा है, जिसके चलते लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। चाटीडी निवासी कहते हैं बार बार खुदाई की जाती है, काम खत्म नहीं हो रहा है, सभी परेशान हैं। मेलापारा से रामायण चौक के बीच सकरी गली में अमृत मिशन की पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है, जिससे लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। चाटीडी वाला रोड है, सरकंडा पुल बीच, सरकंडा पुल वाली जोड़ने वाली, और ये काफ़ी 2 महीने से रास्ता बंद ही रहता है। मतलब 2 महीने परेशान है हम लोग, 2 महीना हो गया। और डे में काम चालू करते हैं, नाइट में बंद रहता है काम इसका। हम लोग को काफ़ी परेशान होता है आने जाने के लिए। हमेशा गाड़ी तो लाने के लिए आते, लेकिन वापसी ले जाने की तकलीफ हो जाता है। कई बार एक्सीडेंट भी हो गया बहुत गंदे तरीक़ा से। कोविड के समय खोद के रख दिए थे, उसके बाद कोविड के बाद मतलब साल 1.5 साल ऐसे ही रखा हुआ था, उसके बाद अभी मिट्टी निकालना चालू किए हैं। खुदाई के दौरान पेयजल सप्लाई लाइन क्षतिग्रस्त हुआ है। इससे जलापूर्ति बाधित होने से नागरिक परेशान हो रहे हैं। लोग अब कर्मचारियों से पूछ रहे हैं, भैया काम कब तक चलेगा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर शहर स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल तो जरूर हो गया है, मगर यहाँ के जिम्मेदार यानी कर्ता धर्ता स्मार्ट नहीं हो सके हैं। जी हाँ, शहर में कई अव्यवस्थाएं देखने और सुनने को मिलती है, मगर उसका समाधान करने में जिम्मेदारों की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। इसका जीता जागता उदाहरण है तारबहार से व्यापार विहार वाले मार्ग की। यहाँ की स्ट्रीट लाइट महीनों से बंद है। इस मार्ग से भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है, मगर अंधेरे के चलते कई दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। शहर का सबसे बड़ा थोक बाजार होने के बाद भी इस मार्ग की उपेक्षा लगातार होना समझ से परे है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। तो में 3-4 महीने से स्थिति है लाइट की खराब। कभी 5 ठो जलता, कभी 10 ठो जलता। व्यापार विहार मुख्य मार्ग है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितनी स्थिति खराब है, जर्जर। वीआईपी रोड बना है, वीआईपी रोड के कारण आप देख लीजिए रोड का क्या हाल है और लाइट का क्या हाल है। किसी भी लाइट परमानेंट जल ही नहीं रहा है। कुछ कम से कम 5-6 महीने से कुछ पूरे लाइट जलते ही नहीं, कभी 5 जलता, कभी 10 जलता। अभी तो पूरे लाइट गोल है, आप तो देख रहे हैं स्थिति खराब है। तिफरा वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद इन दिनों नगर निगम की व्यवस्था से खासे परेशान हैं। उन्होंने नगर निगम के पदाधिकारियों और अफसरों पर भी समस्या नहीं सुनने का आरोप लगाया है। श्यामलाल बंजारे ने कहा, तिफरा क्षेत्रफल में काफी बड़ा है। बरसात के दौरान यहाँ जल जमाव की समस्या फिर से सामने आएगी, क्योंकि नाली का निर्माण सही तरीके से नहीं किया गया है।
जिससे वार्ड वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इंदपुरी नगर और शांति नगर भी इसी वार्ड में है। ये जो पानी निकासी का नाम लेके दोनों सामान्य सभा की बैठक में मैं रख चुका हूँ, आवेदन दिए हूँ, निवेदन भी किया हूँ। और अभी आपको स्थिति मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप अभी गर्मी में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है इंद्रपुरी का। सेम यही स्थिति मतलब शांति नगर का भी है। और जब तक का मतलब पानी निकासी के लिए मैं ये निवेदन आवेदन दिया था कि मेन रोड को सीसी रोड को काट के और नीचे में 10 फीट का नाला रहेगा, ऊपर में सीसी रोड रहेगा और वो गोकने नाला में जाकर पानी गिर जाएगा। तो उससे क्या होगा कि पूरा इंद्रपुरी और शांति नगर को दोनों जगह का पानी निकासी बन जाएगा। और जब तक का वो पानी निकासी के लिए नया नाला नहीं बनाया जाएगा तब तक का इंद्रपुरी शांति नगर में समस्या ज्यों का त्यों बना रहेगा। सिम्स की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की पहल शुरू हो गई है। अब सिम्स में किसी भी संदिग्ध को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इससे वार्डों की सुरक्षा मजबूत होगी और चोरी, लूट सहित अन्य प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा। सिम्स में सुरक्षा स्टाफ होने के बाद भी चोरी की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। ऐसा कोई दिन नहीं छूटता जब यहां चोरी, लूट, पॉकेटमारी, वाहन चोरी की घटना न होती हो। सिम्स प्रबंधन अब इसे बड़ी गंभीरता से ले रहा है क्योंकि यहां पर आसपास के चोर गिरोह सक्रिय रहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों व उनके स्वजनों को अपना शिकार बनाते हैं। खासकर शाम होते ही ये चोर सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि इस दौरान सिम्स परिसर में सन्नाटा पसरा रहता है। अस्पताल स्टाफ और भर्ती मरीज के स्वजन ही आना जाना करते हैं। इसी का फायदा उठाकर चोर अस्पताल भवन में घुस जाते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। मालूम हो कि सिम्स में 29 वार्ड का संचालन होता है। ऐसे में हर वार्ड की स्तरीय सुरक्षा देने में सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट जाते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए सिम्स प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि शाम 6 बजे से संदिग्धों को अस्पताल भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिर्फ उन्हें ही प्रवेश दिया जाएगा जिनके मरीज भर्ती हैं। इस नई व्यवस्था से सिम्स में चोरी की घटना में कमी आएगी। MS डॉक्टर नीरज सिंधे ने बताया कि सोमवार से नए निर्देश को लागू कर दिया जाएगा। परिसर और वाहन स्टैंड में भी CCTV कैमरे की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मौजूदा स्थिति में 20 से ज़्यादा कैमरे संचालित हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां कैमरों की नज़र नहीं है। ऐसे में इन जगहों पर भी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही सुरक्षा कर्मियों को भी मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब वेयर हाउस रोड को स्मार्ट सड़क में तब्दील करने की कवायद शुरू हो चुकी है। लगभग 3 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इस सड़क के चौड़ीकरण सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। वेयर हाउस रोड से लेकर सेफर स्कूल तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे इस कार्य को जल्द पूरा करने निर्देश दिए गए हैं। हालांकि बरसात के समय कुछ कार्य रोक दिए जाएंगे। नाले निर्माण का काम जारी रहेगा। गौरतलब है कि 3 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से हो रहे सड़क चौड़ीकरण के इस काम में दोनों तरफ फुटपाथ, नाली और स्ट्रीट लाइट की सुविधा दी जाएगी। आबकारी कार्यालय से लेकर जस्टिस हाउस तक नाले निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके बाद यह सेफर स्कूल तक जाएगा। इस संबंध में नगर निगम जोन क्रमांक 3 के कमिश्नर प्रवीण शुक्ला ने जानकारी दी। वेयर हाउस चौक से लेकर सेफर स्कूल चौक तक सड़क चौड़ीकरण, डामरीकरण, दोनों ओर नाली और लाइट्स का प्रोविज़न रखा गया है। स्मार्ट सिटी की तरफ से हो रहा है ये काम और करीब करीब 3 करोड़ 40 लाख की लागत है और काम आज से प्रारंभ हो गया है। वर्षा ऋतु को छोड़ के ही मतलब 3 महीने का और टारगेट दिया गया उनको। वर्षा ऋतु में काम जारी रहेगा, नालियों का काम पहले होगा। सड़क डामरीकरण का काम जो है वर्षा ऋतु के पश्चात किया जाएगा। बरसात को देखते हुए नाले निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। सड़क चौड़ीकरण हो जाने से यह सड़क भी शहर के स्मार्ट सड़कों में से एक बन जाएगी। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर मार्ग पर आए दिन कोई न कोई हादसा सामने आते ही रहता है। रविवार तड़के एक तेज रफ्तार ट्रेलर हरदी गांव के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी। गनीमत रही कि उस समय कोई वाहन नहीं गुजरा, अन्यथा किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था।
डिवाइडर में फंसे ट्रेलर को निकालने क्रेन की मदद ली गई। तब कहीं जाकर इस मार्ग की यातायात व्यवस्था सामान्य हुई। महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने केवाची से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार महिला जब खेत जा रही थी तभी आरोपी जगदेव लोहार उसका पीछा करते हुए उसके साथ बदतमीजी और अभद्र व्यवहार करने लगा। महिला के शोरगुल मचाने पर आरोपी जगदेव वहां से भाग खड़ा हुआ। आरोपी की इस हरकत से घबराई महिला घर पहुंची और मामले की जानकारी परिजनों को दी। शिकायत के बाद बिल्हा पुलिस आरोपी को धर दबोचा, जिसके खिलाफ 354, 354 क और 341 के तहत कार्यवाही की गई है। मुंगेली नगर पालिका परिषद के चुनाव में हुए सियासी उलटफेर में भाजपा ने अनुशासन का डंडा चलाते हुए अपने पार्षदों पर कार्यवाही कर दी। बीजेपी के इस बड़ी कार्यवाही से मुंगेली की सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच निष्कासित पार्षदों ने भी अपना बागी तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मुंगेली नगर पालिका में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संतूलाल सोनकर नाली घोटाले मामले में दोषी पाए जाने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के हेमेंद्र गोस्वामी को मनोनीत किया गया था। शासन के इस निर्णय का बीजेपी ने विरोध किया, जिसके बाद राज्य निर्वाचन अधिकारी ने यहां चुनाव करा दिया। नगर सरकार में ऐसा सियासी उलटफेर हुआ कि यहां बीजेपी की बहुमत वाली सीट पर कांग्रेस को 13 तो बीजेपी को महज 5 ही मत मिले, वही 3 मत रिजेक्ट हो गए। हार के बाद बीजेपी ने इस मामले पर जांच करवाकर पार्टी से गद्दारी करने वाले पार्षदों पर कार्रवाई करने की बात कही थी, जिस पर प्रदेश स्तर की टीम द्वारा इसकी जांच करवाई गई। और हाल ही में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री पवन साय ने नगर पालिका के उपाध्यक्ष सहित 5 पार्षदों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। भाजपा की इस कार्रवाई से नाराज पार्षद मोहन मल्लाह, मोहित बंजारे और युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अमितेश आर्य का कहना है कि वह बीजेपी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनका आरोप है कि मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले और उनके चहेते बीजेपी को गर्त में ले जा रहे हैं, पार्टी की किरकिरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो क्रॉस वोट हुई है, उसको जांच करे पार्टी, और पार्टी जांच करने के बाद बने उसके ऊपर कार्रवाई करे, निष्कासन करे। लेकिन वर्तमान में हम लोग तो क्या कहते हैं, संतूलाल के नाम से ये निष्कासित किया जा रहा है ना, वो गलत है। विश्वास प्रताप नाम से पार्टी फोरम में भी आप लोग हम पार्टी फोरम में बात उठाएंगे, अपील करेंगे। संतूलाल सोनकर जी का हवाला देकर मुझे नोटिस दिया गया है। संतूलाल सोनकर जी को सरकार ने हटाया, कांग्रेस के सरकार ने हटाया, हमारा तो उसमें कोई भूमिका ही नहीं है। प्रश्न यह भी उठता है, ना मैं नगर पालिका में पार्षद हूँ, ना मैं यहाँ मेंबर हूँ, ना मैं कुछ हूँ। उसके बाद किस आधार में मुझे संलिप्तता है करके मुझे कारण बताओ नोटिस दिया गया है। मैं पार्टी के उच्च फोरम में अपनी बात रखूँगा। मुंगेली भारतीय जनता पार्टी में जो मुखिया बने बैठे हैं, ऐसे कुछ लोग जिन लोग अपने हित में और अपने कुछ चहेते के और जो उनके लिए दलाली करते हैं, उनके स्वार्थ में जाकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, पार्टी को इन लोग गर्त में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से हमारी माँ रही है और हम पार्टी के लिए हमेशा काम किए, आगे भी करते रहेंगे। ऐसे कुछ लोगों का नकाब बहुत जल्द सामने आएगा। इन लोगों को खतरा और डर है, जिन लोग अपने पद और पोस्ट को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर नोटिस रहे और गलत ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं। तो गायत्री आनंद देवांगन जी अध्यक्ष के चुनाव लड़े हैं, वो हमको पैसा देंगे दिए हैं बोल के, हमसे पैसा हमारी लोगों से जो पार्षद थे उनको पैसा दिए हैं बोल के सबके पास से पैसा मांगने के लिए घर घर जाते हैं। आज भी जाते हैं, हम लोगों को प्रताड़ित भी करता है, आप पैसा दो बोल के। कितना पैसा मांगते हैं? 5 लाख रुपए मांगते हैं प्रत्येक आदमी से। जातिगत दुर्भावना बस से किए गए हैं। जो मान लो अगर हम यहाँ तो 5 लोगों को निष्कासित किया है, जबकि यहाँ तो 6 लोगों उनको वोटिंग नहीं किए हैं। गायत्री आनंद देवांगन को 6 लोग वोटिंग नहीं किए हैं, उनमें से एक कौन ऐसा चाहिता है, उनको छोड़ दिए गए हैं। हम लोगों को 5 ही लोगों को इसके बहिष्कृत किए गए हैं। कांग्रेस के साथ साठगांठ की बात सामने आने पर मुंगेली नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी ने बताया कि बीजेपी के 5 पार्षदों पर गाजगिरी है, जबकि बीजेपी के 6 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग किया है। तो आखिर एक कौन बाहुबली पार्षद है जिसका बीजेपी सहयोग कर रही है? उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ साठगांठ का आरोप बेबुनियाद है। नगर विकास में पार्षदों ने अपने मतों का प्रयोग किया है।
विधिवत चुनाव हुआ तो उसमें हमने जो है वोट में उनके भाजपा के वोटों को 22 में से सिर्फ 5 वोट ही मिले। शेष वोट हमको लोगों ने पसंद किया और अत्यधिक वोट मुझे मिला और मैं स्पष्ट बहुमत से जीत गया। अब ये उनकी बौखलाहट है और उन्होंने जो लांछना ये लगाया है कि कांग्रेस की सांठगांठ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो अविश्वास की स्थिति आई ही नहीं है, वो तो बर्खास्त किया गया है। पूर्व मंत्री एवं मुंगेली के वर्तमान विधायक पुन्नूलाल मोहले ने पार्षदों पर की गई निष्कासन कार्रवाई को पार्टी का मामला बताया, तो वहीं उनके ऊपर लगाए गए पार्षद के आरोप को बेबुनियाद बताया। अब तो आरोप लगाएंगे ही, क्योंकि पार्टी ने उसे 6 वर्ष के लिए निष्कासन कर निकाल दिए हैं। अगर कोई आरोप था तो पहले लगाना था, न पहले पार्टी फोरम में न प्रदेश फोरम में कभी आरोप नहीं लगाए हैं। अचानक निकलने के बाद ऐसे आरोप लगा रहे हैं और जो भी आरोप लगाए हैं वो निराधार है। ये सब पार्टी के मामला है, ये सब और पार्टी ने जो किया है ये मतलब इसमें मतलब ये निराधार है, मतलब जो मतलब ये आरोप लगाए हैं। 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव होना है और अभी से मुंगेली जिले में बीजेपी में बवाल मच रहा है। अगर पार्टी में ये अंतरकलह जल्द ही समाप्त नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा मुंगेली में बीजेपी को उठाना पड़ जाए। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट। ब्रह्मा कुमारी संस्थान दिवस पर्व पर आयोजनों के जरिए नैतिक मूल्यों की रक्षा और जीवों के प्रति दया व करुणा का भाव जागृत कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव को सार्थक करने ब्रह्मा कुमारी ने वर्षभर थीम आधारित कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। ब्रह्मास कुमारी टिकरापारा सेंटर की प्रमुख मंजू बहन और उनके सहयोगियों ने पत्रकारों के समर्पण के लिए उनका सम्मान किया। राष्ट्रीय पत्रकारिता के विशेष अवसर की बधाई दी। प्रेस क्लब में चर्चा कर रही मंजू बहन ने पत्रकारों को बताया, आजादी का अमृत महोत्सव सार्थक बनाने दिवस और पर्व पर थीम आधारित कार्यक्रम वर्ष भर किया जाएगा। इसमें खुद की सुरक्षा करते हुए नैतिक मूल्यों को सहेजना प्रमुख है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसमें हमने एक थीम और जोड़ी है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। तो 20 जनवरी को जो भ्राता नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमें संबोधित किया था, तो उनका उद्देश्य यही था कि हम भारत की संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व के अंदर करें। तो ब्रह्मा कुमारीज़ के टोटल 20 विंग्स हैं और इस 20 विंग्स के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान लोगों को स्वर्णिम भारत की ओर चलने का संदेश दे रहा है, जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव जागृत करने प्रेरित कर रहा है। देश विदेश में फैले 9000 ब्रह्म कुमारीज केंद्रों द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह वो अपने दया और करुणा के प्रसार पथ पर आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रेलवे ने थोक में ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। यही वजह है कि हमेशा यात्रियों से गुलजार रहने वाले जोनल स्टेशन में सन्नाटा पसरा हुआ है। खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 1, 6, 7 और 8 में ढूंढने से भी यात्री नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल कटनी रेल खंड की ट्रेनें इन्हीं प्लेटफॉर्म से होकर रवाना होती है। कोयला परिवहन के लिए रेलवे ने 1 या 2 नहीं बल्कि एक साथ 34 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। रेल सुविधा नहीं मिलने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिन्हें ट्रेन रद्द होने की जानकारी नहीं है वे यात्री स्टेशन पहुंचकर मायूस लौट रहे हैं। रविवार को भी यही नज़ारा देखने को मिला। ट्रेन रद्द होने की वजह से टिकट काउंटर में यात्रियों की भीड़ कम नजर आ रही है। एक्सप्रेस ट्रेनों में रिजर्वेशन टिकट लेकर यात्री सफर कर रहे हैं। वहीं जनरल टिकट लेकर सफर करने वालों के लिए टिकट काउंटर खुले जरूर हैं, मगर यहां लोगों की संख्या काफी कम है। प्लेटफॉर्म टिकट लेने वाले भी नाम मात्र के लोग पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में इन काउंटरों से पहले की तरह टिकट बुकिंग की संभावना है।
हजरत सैयद अमीरुल्लाह शाह कादरी स्पिन बादशाह रहमतुल्लाह अलैह खानबाड़ा सरकंडा का सालाना उर्स मनाया गया। अरपा किनारे दरगाह शरीफ में 2 दिवसीय उर्स मुबारक मौके पर हजारों जायरीन पहुंचे। 86वें सालाना उर्स के मौके पर यहां जायरीन दुआएं मांगकर इबादत करते रहे। उर्स के पहले दिन असर की नमाज के बाद चादर पेश की गई। इस मुबारकबाद मौके पर बिहार से पहुंचे उलेमाओं द्वारा तकरीर पेश की गई। जबलपुर सहित दूसरे जिलों से आए नादखा ने कलाम पेश किया। रविवार सुबह कुल शरीफ की फातिहा की गई। इसके बाद सुबह से लेकर देर शाम तक लंगर चलता रहा। ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।